हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं पेपर की। प्रिडिक्टिंग मोबाइल वैलेट रेजिस्टेंस अ टू स्टेज सैम ANN अप्रोच। ये पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर और ये A* कैटेगरी का जर्नल है। तो देखते हैं कि पेपर लिखा कैसे है, ANN को कैसे यूज़ किया है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप इस पेपर को बेंचमार्क कर सकते हैं लिखने के पर्सपेक्टिव से। इतना नीट एंड क्लीन टू द पॉइंट, बिल्कुल जितना नेसेसरी है उतना ही चीज़ें दिया है इन्होंने। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, इन्होंने बताया कि ये क्या चीज़ है मोबाइल वैलेट वगैरह पेमेंट सिस्टम का, और यहीं पे इन्होंने अपना रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन कर दिया जो कि है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक परस्यूड नोवेल्टी IRT ऑन कंज्यूमर्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ई वैलेट। IRT इनोवेशन रेजिस्टेंस थ्योरी है जो इन्होंने दी है, ये इनका मेन काम है जो इन्होंने करना है। फिर इन्होंने शुरू किया बैकग्राउंड एग्जिस्टिंग एम्बेडेड स्टडीज दे दी। इसके बाद फर्दर एक 2.2 इनोवेशन रेजिस्टेंस थ्योरी दे दी एंड थर्ड परस्यूड नोवेल्टी दे दी। ये तीनों के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा रिसर्च मॉडल। ये इनका मॉडल है डेमोग्राफिक्स में एज एजुकेशन इनकम, IRT में यूसेज बैरियर वैल्यू रिस्क ट्रेडिशनल इमेज बैरियर और एक्सटर्नल परस्यूड नोवेल्टी, इन सब का इफेक्ट है रेजिस्टेंस के ऊपर। हर एक की तो 9, अगर आप देखें यहाँ पे 3, 5, 8 और एक 9 प्रिडिक्टर्स हैं, 9 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो 9 हाइपोथेसिस आ जाएगी, हर एक का एक एक आ गया। 7, 8, 9 इसका इफेक्ट, और 5 या 6 स्टडी, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा 5 या 6 स्टडी अगर आप मेंशन करते हैं दैट्स मोर देन एनफ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये स्टडी यहाँ भी आ गई यहाँ भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बिल्कुल। टोटल ये हमने मेंशन किया 9 हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आया मेथोडोलॉजी, डाटा गैदरिंग प्रोसेस। अब इन्होंने बताया कि हमने देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज की है इन्होंने। तो ये जो एक है ना कि गलतफहमी की प्रोबेबिलिटी ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने लिखना कैसे है, जस्टिफाई कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यूज किया मॉल इंटरसेप्ट टेक्निक, कि मॉल में गए और एंट्रेंस और एग्जिट पे खड़े हो गए, जो भी आता गया उससे हम पूछते गए। सो इट्स एन वेरी कॉमनली पॉपुलर टेक्निक है जो यूज की जाती है। आफ्टर डिस्कार्डिंग 478 इनके पास सैंपल इनको मिले हैं। अब इन्होंने कहा है कि हमने G पावर सॉफ्टवेयर को यूज किया जो रिकमेंड करता था 111 का, उससे तो 4 गुना है। फिर जो इन जनरल एक 50 टाइम्स थंब रूल है उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम ये थंब रूल लेके चलते हैं कि अगर आपका 50 टाइम्स हो जो सैंपल साइज है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वगैरह से, उससे भी काफ़ी ज़्यादा है ये, ठीक है। नेक्स्ट मेजर्स में A* जर्नल्स में आपको रेयरली कोई ऐसा मिलेगा कि मैंने स्केल बनाया, कभी भी नहीं मिलेगा। वो हमेशा वैलिड कंस्ट्रक्ट्स को लेते हैं, वैलिड स्केल्स को लेते हैं, उन पे काम करते हैं। एक बहुत सारे स्कॉलर ये ढूंढ रहे होते हैं, ये भी गिवन है 5 पॉइंट स्केल्स आर यूज्ड क्योंकि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता है, रिस्पॉन्स रेट बढ़ते हैं। 7 पॉइंट्स आर कंफ्यूजिंग एक्सेट्रा, इसका रेफरेंस भी गिवन है यहाँ पे, राइट। इसके बाद आगे मैं अभी ये टेबल्स छोड़ रहा हूँ, इन पे वापस आएंगे हम। रिजल्ट्स में अब देखिए इनका जो फॉर्मेट है ना लिखने का, बहुत ही सिस्टमैटिक। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड बताया, रिसर्च मॉडल आ गया, मेथोडोलॉजी आ गया। मेथोडोलॉजी में 2 चीज़, डाटा कैसे गैदर किया और इंस्ट्रूमेंट कौन सा था। रिजल्ट पहले लिखा डेमोग्राफिक, तो ये गिवन है टेबल 1 के अंदर, ये डेमोग्राफिक पूरा बता दिया कि परसेंटेज कौन कितना, सारा डिटेल्स आ गई उसकी। नेक्स्ट कॉमन मेथड बायसनेस, देखिए ये यहां लिखा जाता है रिजल्ट के साथ, एनालिसिस से पहले कॉमन मेथड बायसनेस। अब ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि A* में पेपर पब्लिश है और वो अभी भी हरमन सिंगल फैक्टर को ही गाना गाए जा रहे हैं। गल चलिए ठीक है, ये कॉमन मेथड बायसनेस अब बहुत ही डेवलप हो चुकी है टेक्निक, कॉम्प्रिहेंसिव CFA मार्कर अप्रोच है। लेकिन ज़्यादातर कॉमन मेथड बायसनेस के जो पेपर्स हैं, CMB के बारे में जो पेपर्स लिखे हैं, CMB का यूज़ नहीं, CMB के बारे में पेपर लिखे हैं, वहाँ सारे ऑथर्स भी इस चीज़ पे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कॉमन मेथड बायसनेस बस एक ऐसा हो गया कि आपने लिखना है, रिव्यूअर ने भी पूछना है। इवन कि हरमन बिल्कुल डिस्कार्ड हो चुका है, अभी भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनका आता है मल्टीवेरिएट अजम्पशन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीवेरिएट अजम्पशन,
क्योंकि आपने अब बिल्डअप करना है कि ANN पे क्यों जा रहे हैं हम। तो इन्होंने शुरू किया कि हमने बहुत सारे मल्टीवेरिएट के प्रीरिक्विजिट हैं, तो हमने शुरू किया अपना, पहले देखा कि क्योंकि 9 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो मल्टीकोलिनियरिटी होगी, तो मल्टीकोलिनियरिटी के लिए VIF वगैरह इन्होंने चेक किया। ठीक है, तो VIF सारी वैल्यूज हमारी बिटवीन 1 to 5 3, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थ्रेशोल्ड भी उनका कम था, टॉलरेंस भी सारी ठीक थी, ये रेफरेंस दे दिया। सेकंड, होमोस्टैटिसिटी के बारे में काम किया, उसका इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि ये हमने डायग्राम दिया रेजिडुअल्स का, और ऐसा कोई इशू मिला नहीं है, सारा ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा नॉर्मेलिटी ऑफ अजम्पशन की हमने बात की, और इसको इन्होंने चेक किया है 1 सैंपल केस टेस्ट से। सो कोलगोमोरोव सिमरोनोव टेस्ट, इसमें इन्होंने चेक किया। तो अब इसको देख लेते हैं, ये टेस्ट कहाँ इन्होंने दिया, इसकी वैल्यू दी होगी कहीं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मतलब सिस्टम यूं सिस्टमेटिक नहीं है, साथ साथ नहीं है, टेबल सारी ऊपर नीचे है इनकी। सो लेट्स फाइंड आउट वो कहाँ है। टी स्टैटिस्टिक्स, ये तो लेटेंट फैक्टर का हो गया। ये लीनियरिटी के बारे में इन्होंने चेक किया है, लीनियर है या नहीं है, ठीक है, और डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी भी सिग्निफिकेंट है। पर अभी हम ढूंढ रहे हैं इनका फॉर्मल लेकर क्राइटेरिया, क्रॉस लोडिंग, हाइपोथेसिस, आई डोंट नो कहाँ पे इन्होंने दिया है, पर इन्होंने लिखा हुआ ये चीज़, होमोस्टैटिसिटी तो यहाँ दी है, नॉर्मेलिटी ऑफ अजम्पशन, चलिए इन्होंने शायद उसका दिया नहीं है इसमें, ये अपेंडिक्स वगैरह में होगा। अब क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द नॉन नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस बेस्ड को नहीं यूज करना चाहिए, कोवेरिएंस बेस्ड को, तो हम यूज करेंगे वेरिएंस बेस्ड को, PLS को, क्योंकि PLS जो है रोबस्ट है नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये उसके रेफरेंसेस दे दिए, राइट। तो सबसे पहले इन्होंने चेक किया लीनियरिटी, और दूसरा इन्होंने चेक किया नॉर्मेलिटी, और ये स्पेसिफिकली लिखेंगे ये बात कि नॉर्मेलिटी यहां पर वायलेट हो रही है, इसलिए हम स्मार्ट PLS पे जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे ये लिखते हैं, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने यूज किया ANN को, फर्दर एनालिसिस यूज किया है रैंक देने के लिए कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर्स में भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। क्योंकि आपको याद होगा स्मार्ट PLS के अंदर कहीं ऐसा नहीं है कि हम उनको कहें कि अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, उसके बाद दूसरा कौन सा, जैसा रिग्रेशन के अंदर होता है वैसा स्मार्ट PLS के अंदर नहीं है। इसको हम बोलते थे स्टेप वाइज रिग्रेशन, ये नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने ANN यूज किया। एप्लीकेशन ऑफ 2 स्टेज इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, सुटेबल हाइपोथेसिस के लिए है। एक नॉनलिनियरिटी, ANN नॉनलिनियरिटी को कैप्चर करता है, और SAM हमारा नॉर्मेलिटी का वायलेशन पे काम करता है। While ANN can detect a non-linear relationship, it is unsuitable for this hypothesis testing because it is black box. ये मैंने PPT में भी शेयर किया था। फिर इन्होंने कहा मेजरमेंट मॉडल, जो बड़ा सिस्टमेटिक है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी दी है इन्होंने टेबल 7 के अंदर, टेबल 7 में तो पाथ एनालिसिस है। सो फिर ऊपर से देखते हैं अब इनका डेमोग्राफिक्स के बाद कॉमन लेटेंट फैक्टर है, वेरिएंस, टी स्टैटिस्टिक्स, पाथ हर एक का, अच्छा ये कॉमन मेथड बायसनेस का इन्होंने दिया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियरिटी ठीक है, स्कैटर प्लॉट, ये आ गई टेबल, रो दे दिया, CR क्रोनबर्ग अल्फा दे दिया, रिलायबिलिटी हो गया। कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए AVE शुड बी ग्रेटर देन 0.5, CR शुड बी ग्रेटर देन AVE, CR शुड बी ग्रेटर देन 0.7। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए AVE शुड बी ग्रेटर देन MSV, ASV, ये सारी चीजें इन्होंने दे दी यहाँ पे, मेंशन कर दी हैं। ये जो रूटीन मेजरमेंट मॉडल, कन्वर्जेंट वैलिडिटी लिख दिया, रेफरेंसेस देखिए हर चीज के रेफरेंस देने हैं। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में AVE, MSV, ASV दे दिया, प्लस STMT भी दे दिया। सो टेबल 5 में अगर आप देखें तो ये फॉर्मल लेकर क्राइटेरिया भी दे दिया यहाँ पे, और इसके बाद आगे क्रॉस लोडिंग भी इन्होंने दे दी, जो कि इतनी नेसेसरी नहीं थी पर चलो दे दी। क्रॉस लोडिंग बहुत रोबस्ट मेजर नहीं है। फिर पाथ मॉडल इन्होंने यूज किया। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एरो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिए हैं इन्होंने, 9 के ऊपर SAM रन कर दिया। कई सिंगल आइटम है इसमें से, बाकी सारे ये आप देख रहे हैं बीच में से एक हटा भी दिया है रिलायबिलिटी को उनको इंप्रूव करने के लिए, और ये 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें से भी एक हटा दी है इन्होंने। मिनिमम 2 हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1 तो होना ही चाहिए। इन्होंने जो लिखा है ये एक्चुअली T
आप स्मार्ट पीएलएस के अंदर देख सकते हैं अपने आउटपुट पे आपने क्या रिप्रेजेंट करना है, तो इन्होंने उसका कुछ लिखा नहीं है। ये इनका फाइनल आ गया कि पाथ एनालिसिस जो किया ये बूटस्ट्रैपिंग टेबल से आता है, कि बूटस्ट्रैपिंग से इन्होंने कहा कि टी वैल्यू को देख लो या कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर लोअर नेगेटिव हो अपर पॉजिटिव हो तो ये नॉट स्पॉटेड हो जाता है। दोनों नेगेटिव है ये ठीक है, दोनों पॉजिटिव है ठीक है, तो यहां एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 3 इनके ड्रॉप हो गए हैं। 3 एज का कोई इफेक्ट नहीं मिला, आरएस क्या है रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एम वैलेट, इनकम का कोई नहीं मिला और इमेज बैरियर का नहीं मिला, बाकियों का इफेक्ट मिला। अब ये जो एजुकेशन यूसेज वैल्यू 6 जो हैं ये हम ले गए न्यूरल नेटवर्क पे। तो अभी हम चलेंगे न्यूरल नेटवर्क पे एसपीएसएस पे कैसे काम करते हैं। पर यहां देखिए 3 3 6 और एक 7 एजुकेशन इनकम, हालांकि इनकम का इफेक्ट है नहीं, नॉट स्पॉटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लेते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। जनरली किया यह जाता है कि जो सिग्निफिकेंट हो वो न्यूरल नेटवर्क में हम ले जाते हैं, और एक है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये अपनी लेयर्स बनाएगा कुछ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमने अपना प्रोसीजर्स के बारे में यानी मेथड बायस के बारे में लिख दिया, फिर हमने मेजरमेंट मॉडल लिखा, हमने मतलब ऑथर्स ने लिखा, स्टैटिस्टिकल अजम्पशन लिखा, स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में लिखा। अब यहां पे आ जाता है एएनएन, ठीक है, पीछे तो स्मार्ट पीएलएस का, इसको थोड़ा सा एक बार हम पढ़ते हैं एएनएन को। एएनएन के बारे में ये बोलते हैं सबसे पहले तो हमने ये वाली अप्रोच यूज की है, सिमिलर टू दिस। सिमिलर टू दिस का मतलब हो गया अगर इन्होंने एनालिसिस सैंपल में 90% लिए तो हम भी ऐसे ही कर लेंगे, इन्होंने जैसा जैसा किया इनको रेफरेंस बांध के काम कर रहे हैं। अमंग द जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग एएनएन, क्यों यूज कर रहे हैं, नॉन नॉर्मल डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन लिनियरिटी के बारे में काम कर रहा है, रोबस्ट है नॉइस के लिए, आउटलायर के लिए, स्मॉल सैंपल के लिए, इसलिए हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। आईबीएम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को इन्होंने यूज किया। एएनएन कैन कैप्चर लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है। फिर ये लर्न करता है, ट्रेनिंग प्रोसेस करते हैं, फीड फॉरवर्ड है, ठीक है, दैट्स ओके, ये हम कर चुके डिस्कस। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में बात की है और सेगमेंट एक्टिवेशन फंक्शन को यूज किया है इनपुट हिडन लेयर में, दैट्स ओके, वो अपने आप सिस्टम यूज करेगा। फिर इन्होंने कहा आगे सिमिलर टू लियोंग 2018 90% ट्रेनिंग प्रोसीजर यूज किया और 10% टेस्टिंग में यूज किया, दैट्स ओके। 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, यानी पूरे इसको हम 10 बार रन करेंगे, 10 बार अलग अलग रिजल्ट आएंगे और हम 2-3 चीज देंगे, एक तो रूट मीन स्क्वायर एरर ये देंगे, सेकंड हम सेंसिटिविटी एनालिसिस देंगे। तो ये वाली जो चीज है टेबल 8 के अंदर है। तो इन्होंने क्या किया कि ये वाली वैल्यू ली, आरएम ये लिया, 5.25 डिवाइडेड बाय 428 का अंडर रूट, ये आ गया आरएमएस ये। तो 10 बार इन्होंने रन किया, 10 बार ट्रेनिंग का भी डाटा आएगा, टेस्टिंग का भी आएगा, और टोटल 478 थे। तो अब देखिए कभी यहाँ 428 है, 427 है, ट्रेनिंग में एग्जैक्ट नहीं लेता है, कम ज्यादा लेता है, तो 10 बार रन कर लिया और मीन देख लिया। फिर आप रिपोर्ट करेंगे जो आरएमएस ये है ट्रेनिंग में 0.1 के करीब आना चाहिए और टेस्टिंग में 0.8, अच्छी बात है। ट्रेनिंग मतलब आप चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग मतलब अब ये आपका आउटपुट है एक तरह से। मेरा पर्सनल फीलिंग है बेहतर होता अगर होल्ड आउट भी होता, क्योंकि होल्ड आउट टेस्टिंग का यूज किया जाता है ट्रेनिंग में और होल्ड आउट है फाइनली जो होता है, लेकिन पेपर्स में सब जगह यही पब्लिश है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बारे में। नंबर 9 पे अब ये हर एक का रिलेटिव इंपॉर्टेंस देगा। फर्स्ट राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, पीएन था, 249 था, उसके बाद ये कम है। सेकंड राउंड में अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया 258, ये कम हो गया। थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में ओवरऑल जो हमने देखा वो सबसे इंपॉर्टेंट मिला 100 यूबी इसके कंटेक्स्ट में। सो 0.17 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 93 आ गया, यानी ये नॉर्मलाइज्ड आ गया, जैसे परसेंटाइल निकलते हैं ना, इससे कंपैरिजन में कौन कितना है, तो ये हमें रिलेटिव इंपॉर्टेंस आ गई है हमारे सबके पास। अब आप यहां चेक करें इनकम का क्यों इन्होंने लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इनकम हालांकि वहां पर इनसिग्निफिकेंट है लेकिन प्रिडिक्शन में ठीक सी है, 70% है, तो यानी ये आपकी वो चीजें भी बता देगा कि वैसे तो इनसिग्निफिकेंट है स्टेटिस्टिकली पर प्रिडिक्शन में ठीक है। आई थिंक चौथा रैंक है इसका, 1 2 3 4 5वां रैंक है, 5वां रैंक है, देख सकते हैं इसमें। और फाइनली इन्होंने आगे दिया, वापस चलें, सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में बता दिया, और फाइनली इन्होंने बताया यहां पर कि नॉर्मलाइज था तो फॉलोड बाय सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये है, ये है।
सो दिस इज ओनली वन पैराग्राफ जो आपको लिखना होता है। बहुत सारे ऑथर्स हैं, उन्होंने इतनी लंबी कहानियां लिखी हुई है ANN की, पूरा जो ट्यूटोरियल है वही लिख दिया। मतलब आप पेपर पढ़ लो तो ANN का ट्यूटोरियल इज गुड एनफ। तो दैट्स ओके, ANN में कोई बहुत लंबा चौड़ा काम तो है नहीं, दो ही चीज हमें रिपोर्ट करनी है। तो एक बार हम करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली, एक डाटा फाइल लेके कि करेंगे कैसे इसको। तो और एक्सेल के फाइल के अंदर हम कुछ लोगों ने बहुत अच्छा इसमें हेल्प भी प्रोवाइड की है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।